नमस्कार दोस्तों, हेडपीएम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमारी। दोस्तों, किसान आंदोलन अब एक बारगी के लिए तो खत्म हो गया है, लेकिन किसान आंदोलन से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं। हमारे भी बहुत सारे वीडियोस पर कमेंट आए हैं और कुछ साथियों ने जिज्ञासा अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग उनके सवाल हैं। तो मेरे साथ जो मेरे सहयोगी हैं सन्नी कौशिक, उन्होंने कुछ सवालों की एक लिस्ट तैयार की है और जिनके जवाब वो जानना चाहते हैं। खुद उनकी जिज्ञासाएं इन सवालों को लेकर हैं कि अब जो किसान आंदोलन है उसकी देश में किस तरह की भूमिकाएं होंगी। तो आज के 8 PM शो मेरा नहीं है, ये आपका शो है और इस शो में वो सवाल हैं जो कहीं ना कहीं हमारी उन जिज्ञासाओं से जुड़े हुए हैं जो किसान आंदोलन के ख़त्म होने के बाद हमारे मन में उत्पन्न हुई हैं। तो अब मैं ये जो होस्टिंग है सनी जी को सौंपता हूँ और वो सवाल जो आप जानना चाह रहे हैं मैं कोशिश करूंगा कि उन सवालों के जवाब दिए जाएं। जी धर्मेंद्र जी, सबसे पहला सवाल और जो ज्यादातर लोगों ने पूछा है हमसे कि क्या अब किसान आंदोलन खत्म हो गया है? देखिए, जो किसान होते हैं ना, वो जब अपना हारा चूल्हा लगाते हैं और रात को जब हमारी माताएं बहनें सोती हैं तो उसमें ना गोसा दबा के सोते हैं। उसका कोई काम नहीं होता रात को, क्योंकि रात को आग की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो गोसा इसलिए दबाया जाता है कि जब सुबह उठें और उनकी दिनचर्या शुरू हो तो फिर वो आग काम में ली जा सके। ये जो किसान आंदोलन है जो पूरे देश में अब जिसका 1 साल से हम लोग देख रहे हैं और हम भी ये हिस्ट्री का एक हिस्सा होंगे कि दुनिया के सबसे लंबे चले किसान आंदोलन को हमने कवर किया है और उसके जो रूप हमने देखे अलग अलग, वो हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों तक भी किसान उस चीज को लेकर जाएंगे। तो आंदोलन कभी, दुनिया में जितने भी आंदोलन हुए हैं वो कभी खत्म नहीं होते हैं। वो अपने साथ कुछ मैसेज देके जाते हैं और वो मैसेज आने वाली पीढ़ियों को ये प्रेरणा देते हैं कि जब भी उन पर, उनके हकों पर या उन पर जातियां हो तो आंदोलन करें। अगर आप भगत सिंह की, शहीद आजम की शहादत को याद करें तो भगत सिंह के शरीर को नष्ट किया गया लेकिन भगत सिंह को नहीं किया जा सका। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है भगत सिंह और ज़्यादा प्रासंगिक होते जा रहे हैं। इसी तरीके से ये जो किसान आंदोलन है ये देश के किसानों को हमेशा ये प्रेरणा देता रहेगा कि आप लोग अपने हकों के लिए लड़ना सीखें, इकट्ठे रहना सीखें और हुकूमत से टकराना सीखें जब ज़रूरत हो तब। तो किसान आंदोलन एक बार टिकरी बॉर्डर से, सिंगू बॉर्डर से किसान अपने घरों में चले गए हैं। 1 साल हो गया था, अब आराम कुछ दिन वो करेंगे, लेकिन एमएसपी को लेकर अभी कमेटी बनाई हुई है। वो कमेटी का हाल जो है वो दूसरी कमेटियों की तरह होगा या फिर कुछ निर्णय निकलेगा। उसके बाद ये किसान आंदोलन फिर से अपनी जो रूपरेखा है दोबारा से उसी भूमिका में आना शुरू होगा और मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि अगर एमएसपी पर एक मत नहीं होते हैं या एमएसपी पर किसानों के साथ कोई छलावा किसी तरीका होता है, तो मुझे लगता है कि इस किसान आंदोलन ने इतनी शक्ति उनको दे दी है, इतनी सोच उनको दे दी है और उनके बच्चों को इतना जागरूक कर दिया है कि वो दोबारा से भी आ सकते हैं। तो ये किसान आंदोलन एक तरीके से स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। जी धर्मेंद्र जी, अगली चीज, आपने एमएसपी की बात की। जी, किसान आंदोलन तकरीबन 1 साल 14 दिन 15 दिन चला और 700 से ज्यादा लोग भी उसमें शहीद भी हुए। अब मिला क्या इसमें? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस जो संघर्ष रहा 1 साल 14 दिन का, उसमें किसानों को मिला क्या आखिर? देखिए, इसमें कई तरह की चीज़ें मिली हैं और आप इसका कोई कैलकुलेटिव फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन इस किसान आंदोलन से सबसे पहला तो किसानों को दर्द बहुत मिला है, क्योंकि जो ट्रैक्टर ट्रालियों में भरकर जो किसान अपने घरों को गए हैं, कुछ किसान नहीं जा पाए क्योंकि वो बॉर्डर पर ही शहीद हो गए। उनकी सिर्फ यादें हैं। तो जब चाचा ताया पड़ोस में काम करते हुए दिखाई देंगे और जिनके पिता किसान आंदोलन के दौरान यहीं शहीद हो गए, वो उनको ताउम्र याद करेंगे और वो जो दर्द है वो दर्द उन परिवारों का कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस किसान आंदोलन ने जो किसानों को दिया है वो दिया है कि हौसला। दुनिया की कोई भी ताकत जो होती है, अगर आप भारत के इमरजेंसी के दौर को ही देखें तो इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत के खिलाफ उस समय लोगों का खड़ा हो जाना कि अब बस बहुत हो गया है,
तो अब भारत में आप पिछले 7 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को के सामने इतनी बड़ी चुनौती अगर कोई कौम दे पाई है तो वो किसानी है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी को सैकड़ों बार उन्होंने ये कहा कि कानून ख़त्म नहीं होंगे, कानून में सुधार, कानून ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन कानून ख़त्म हुए। और ये हौसला जो किसानों को मिला है, ये हौसला बहुत बड़ी बात है। इसको आप कोई ताकत में या इसको पैसे में या मापा नहीं जा सकता। जिंदा कौमें हमेशा हौसले वाली होती हैं, और किसानी कौम को ये एहसास इस आंदोलन ने करवाया है कि वो एक जिंदा कौम है और अपने हकों को लेकर, अपने वजूद को लेकर वो लड़ सकती है। अगर वो अपने बेटों को लड़ने के लिए देश की सीमाओं पर भेज सकते हैं, तो अपने हक के लिए लड़कर अपनी जो देश की दिल्ली राजधानी जो हमारी है उसकी बॉर्डर पर भी वो बैठ सकते हैं। तो ये हौसला इस किसान आंदोलन ने दिया है। और अभी तो इस पे रिसर्च होंगे बाकायदा, मुझे लगता है कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में लोग इस पर शोध किया करेंगे, विदेशों से शोधार्थी आएंगे किसान आंदोलन पर रिसर्च करने की, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। एक ऐसा आंदोलन जिसको देश की अधिकांश मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो उसके खिलाफ खड़ी थी, मतलब जो लोग अन्नदाता हैं या जिनको किसान है या किसानी जिनका पेशा है, देश की अधिकांश मीडिया उनके खिलाफ खड़ी थी इस आंदोलन में। और देश के किसानों के बच्चों ने ही अपने तरीके से छोटे छोटे, आपने देखा होगा अजीत अंजुम जी का चैनल इतना सा, मतलब इसी किसान आंदोलन की जन्म है वो, और आज 20 लाख उनके सब्सक्राइबर हैं, करोड़ों उनके व्यूअर्स हैं, क्योंकि वो उन्होंने किसानों को दिखाया। मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही थी, तो लोग, कुछ ऐसे लोग विकसित हुए, कुछ ऐसे लोगों का जन्म हुआ जिन्होंने किसान आंदोलन को कवर किया। कनाडा में सर्वर किसान आंदोलन का था, खुद की आईटी सेल उन्होंने बनाई, किसानों के बच्चों ने आईटी सेल बनाई। और क्या कोई इतनी बड़ी ताकत का, सरकार से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, राजा से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, और उस राजा को अपने उसके फैसले को पलटने के लिए मजबूर करना, ये इस किसान आंदोलन को जो मिला है, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को हमने ये बताया है, किसानों ने बताया है कि अपने हकों के लिए लड़ा जा सकता है और उनको लिया जा सकता है। जी धर्मेंद्र जी, जब भी किसान आंदोलन थोड़ा सा टूटने लगता था, बिखरने लगता था, तो एक बात कही जाती थी कि हम बैठे हैं, 2024 अभी आना है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या राजनीति पे इसका कुछ असर पड़ा इस एक साल के संघर्ष का? देखिए, आप अगर इस आंदोलन में राजनीतिक असर की बात देखें, तो पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जब निकला, तभी जो किसान है उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि अब ये लाइन पे आएंगे। और वो बात सच भी हुई कि ये लोग लाइन पे आए और आज किसान आंदोलन खत्म हो गया है। पंजाब में सत्तारूढ़ दल जो है कांग्रेस पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर कोई कार्यक्रम पिछले 1 साल से नहीं हो पाया, कोई बड़ा नेता वहाँ नहीं पहुँच पाया, और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर सफाई की स्थिति में पहुँच गई। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब कांग्रेस से अलग हो गए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि उनका जो वजूद है अब वहाँ पर ख़त्म हो चुका है। और पंजाब में अभी भी मेन स्ट्रीम जो जिनके बीच मुकाबला माना जा रहा है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में माना जा रहा है। अब हरियाणा है, हरियाणा में सिचुएशन दूसरी थी, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और आपने राजेवाल जी का अगर भाषण सुना, वो खुद कह रहे हैं कि हरियाणा ने तो हमसे ज़्यादा बढ़ के योगदान दिया है। पिछले 1 साल से यहाँ पर किसी नेता का हेलीकॉप्टर तक किसानों ने नहीं उतरने दिया है, और एक कार्यक्रम वो नहीं कर पाए हैं, छोटे छोटे शादियों तक में भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं जा पाए हैं। तो 1 साल तक बांध के जिन लोगों को रखा हुआ हो और एक इतनी मैल, इतनी कड़वाहट उनके दिलों में आ गई हो, तो उसका असर राजनीति पर दिखेगा। और ऐसा कहा जाता है और ऐसा करीबन करीबन सत्य है कि जो यूपी जीतेगा वो फिर देश भी जीतेगा। और अभी यूपी के चुनाव नज़दीक हैं, और यूपी में जिस तरीके से जयंत चौधरी ने इस किसान आंदोलन में मदद करके, गाजीपुर बॉर्डर पर जिस दिन टिकैत साहब परेशान हुए थे और उनकी आंखों से आंसू निकले थे, तो सबसे पहली जो मदद थी वो लोकदल की तरफ से पहुंची थी, और उसका फ़ायदा उनको वहाँ पर मिल रहा है। अखिलेश के साथ उनका गठबंधन है, और जिस तरह की सिचुएशन वहाँ पर हो रही है, निश्चित तौर पर राजनीति पर भी इसका असर होगा। और उत्तर प्रदेश के चुनाव ये बहुत कुछ साबित करने वाले हैं
कि इस देश में 2024 में आखिर होने वाला क्या है। मतलब यूपी फाइनल कर देगा सारी चीज़ों को, किसान आंदोलन उसकी मुख्य भूमिका में होगा। धर्मेंद्र जी, जितना भी जो संघर्ष रहा, आंदोलन रहा, उनकी जो किसान नेता थे उनकी काफ़ी भूमिका रही, क्योंकि उन्होंने किसान पूरे आंदोलन को संभाले रखा। अब वो किस भूमिका में नजर आएंगे? देखिए, इस आंदोलन ने कई लोगों को इतना बड़ा एक्सपोजर दिया है कि आज के दिन अगर राकेश टिकैत हरियाणा की किसी भी लोकसभा सीट से खड़े हो जाएं तो जीत जाएंगे। अगर जोगेंद्र सिंह उगराह किसी भी पंजाब की लोकसभा सीट से खड़े हो जाएं तो जीत जाएंगे। बलबीर सिंह राजेवाल, डॉक्टर दर्शन पाल, ये ऐसी एक इस आंदोलन ऐसी अब अभिमन्यु कोहाड़ है, उसको इस किसान आंदोलन से पहले उस नेता को जानता कौन था, युवा नेता को। लेकिन आज अभिमन्यु कोहाड़ एक ब्रांड है, और एक पुरानी विज्ञापन का स्लोगन है कि जो दिखता है वो बिकता है। अब इस किसान आंदोलन ने राकेश टिकैत जैसे नेता, जोगेंद्र सिंह उगराह, अब वो इस आंदोलन से पहले जोगेंद्र सिंह उगराह केवल एक पंजाब के किसान नेता थे, लेकिन आज वो देश के किसान नेता हैं। और वो जब भी किसानों को लेकर कुछ बोलेंगे उसकी आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी, यानी कि दिल्ली तक जाएगी। तो किसानी की मुद्दे, एक ये जो आंदोलन जिसकी मांगे थी वो खत्म हुआ है, लेकिन किसानी की समस्याएं तो जो पहले थी आंदोलन से पहले, जिस हालात में किसान थे आज भी उसी हालात में हैं। आज भी उनको गन्ने का भुगतान नहीं होता, आज भी उनको दाम नहीं मिलते। तो ये समस्याएं तो हल हुई नहीं है, जो होनी भी नहीं है, और इनको लेकर आंदोलन होते रहेंगे और इन किसान नेताओं की भूमिका बनी रहेगी। 5-10 दिन का इनका आराम है, आराम करेंगे, फिर 5-10 दिन के बाद ये मैदानी जंग में दिखाई देंगे, क्योंकि इनको संघर्ष करने की ताकत मिल गई। आपने कहा कि किसानों की हालत वो है, सुधरी नहीं, लेकिन एक चीज़ काफ़ी उभर के आई, हरियाणा और पंजाब का भाईचारा। मैं कल भी जब उसको कवर कर रहा था तो लोगों ने यही कहा कि हरियाणा वाले अब हमारा स्वागत कर रहे हैं, या सांपला में स्वागत किया गया, खरावड़ में स्वागत किया गया, तो उसके क्या परिणाम निकलेंगे अभी? देखिए सनी, अगर अब चूँकि मैं इन चीज़ों को पढ़ता रहता हूँ, और पढ़ने की वजह से मुझे इन दोनों जो प्रदेशों का सांस्कृतिक और सारा जो अध्ययन मैं कर पाया हूँ, ये एक अजीब सी बात आपको लगेगी कि इस किसान आंदोलन से पहले हरियाणा और पंजाब क्षेत्र जब ये इकट्ठे भी होते थे तब भी कभी एक नहीं हुए ये लोग। आप पूरे पंजाब क्षेत्र में सिखों का प्रभाव है, सिखी का प्रभाव है, लेकिन यहाँ लोग आर्य समाजी बने। आप उससे थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो पुराने समय में जब पंजाब से मिसलें आती थी इस क्षेत्र में टैक्स कलेक्शन के लिए, तब भी दोनों के बीच में क्लैश होता रहता था। हिंदी आंदोलन जब हम संयुक्त पंजाब में थे तब हमने पंजाबी के खिलाफ हिंदी आंदोलन चलाया। फिर जब पंजाब में एक अलग सूबे की मांग इकट्ठा होने लगी तो विशेष बात यह कि वो हरियाणा क्षेत्र से नहीं हुई। हमने नहीं कहा था कि हमें अलग हरियाणा चाहिए, हम एक बायो प्रोडक्ट हैं पंजाब के लोगों की इस मांग के कि हमें ऐसा प्रदेश चाहिए जहाँ पर लोग केवल पंजाबी बोलते हों, तो बदले में हमें हरियाणा मिल गया। हरियाणा के जब उस वक्त के नेता उनको लगा कि ये एक अच्छा मौका है और हमें भी आवाज़ उठानी चाहिए, तो अपने वालों ने भी आवाज़ उठानी शुरू की, हम हरियाणा अलग बना। फिर हरियाणा अलग बनते ही SYL और चंडीगढ़ 2020 से पहले तक हर चुनाव का मुद्दा SYL और चंडीगढ़ होते हैं। पंजाब के लोगों को भी अच्छे से पता है कि इसमें कुछ नहीं होना, हरियाणा के लोगों को भी पता है कि इसमें कुछ नहीं होना। किसान आंदोलन में भी जो सरकार समर्थित लोग थे उन्होंने कहा कि आप ऐसे हो तो इनसे SYL मांग लो ना, तो पंजाब के लोगों ने कहना शुरू कर दिया ले लो SYL। तो उस मुद्दे की काट है। मुझे लगता है कि अगर इन 300-400 सालों का भी इतिहास आप देखें तो उस इतिहास की ये यू टर्न है कि हरियाणा और पंजाब बड़े और छोटे भाई की असलियत वाली भूमिका में आए हैं, नहीं तो जो लड़ाई वाली भूमिका है वही इन दोनों के बीच रही है। और जो एक साल के दौरान जो पंजाब और हरियाणा का संस्कृति का आदान प्रदान हुआ है, हुक्का उनके कल्चर में नहीं था। अब आप हैरान हो गए कि हरियाणा से हजारों हुक्के पंजाब जा चुके हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो दोस्त बने हैं उनके। अब मेरे गांव तक सरदार जो हैं पंजाब के किसान भाई हैं, उनके आना जाना है अब उनका, और ये आगे आने वाले समय में चलता रहेगा। रोटी बेटी का संबंध इनमें पहले जुड़ चुका है और आगे भी ये जारी रहेगा। तो ये उपलब्धि है हरियाणा पंजाब में तो हुक्के गए, हरियाणा ने क्या सीखा पंजाब वालों से? हरियाणा ने किसानों के बीच जागृति सीखी।
एक भी किसान आंदोलन कभी भी हरियाणा में सफल नहीं हुआ, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि लगातार 1 साल तक हरियाणा के लोगों ने न केवल किसान आंदोलन में भागीदारी की, बल्कि एक ऐसी भागीदारी की जिसने निर्णायक मोड़ इस किसान आंदोलन को दिया है। तो जागृति सीखी है। अगर आप पूरे स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पढ़ें तो पंजाब और पश्चिम बंगाल 2 ऐसे प्रदेश हैं जिन्होंने शहादतें दी और स्वतंत्रता संग्राम को एक नया मोड़ दिया। तो ये जो किसान आंदोलन है, इसने हरियाणा के किसानों को लड़ाई लड़ना सिखाया है, जिसके रिजल्ट अभी आपको आने वाले समय में, चूँकि आप पत्रकारिता में लंबे समय तक रहने वाले हैं और 17-18 साल से मैं भी हूँ, तो ये आप 5-10 साल बाद जो इसके चेंजेस देखोगे, तो मैं तो शायद तब तक रहूँगा या नहीं रहूँगा पता नहीं है, लेकिन आप जब इस जर्नलिज्म में 5-10 साल बाद देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि 2020-21 का जो माहौल था और अब जो माहौल है उसमें कितना अंतर आ गया है। तो ये भविष्य के गर्भ में है और आप उसको देखते रहिए। आपने कुछ बात तो चुनाव की थी कि यूपी में कुछ असर पड़ेगा, मैं इसको थोड़ा सा और खुल के जानना चाहता हूँ कि यूपी के अब जो चुनाव होंगे जी, उनमें कितना असर होगा किसान आंदोलन का? देखिए, ये तो थर्मामीटर है जो लग चुका है यूपी में। अब आप वहाँ पे बेल्ट है, यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, उसमें आप जातिगत चुनाव होते हैं। मुस्लिम वोटर एक अलग चीज़ है, फिर हिंदू वोटर हैं, फिर हिंदुओं में कास्टिस हैं, बटे हुए कास्ट हैं, फिर आपके जाट वोटर हैं जो अपना उनका एक अलग वजूद है। तो यूपी राजनीति की एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है और यूपी में जो थर्मामीटर है किसान आंदोलन का, उसका जो फरवरी में 22 में रिजल्ट आ जाएगा तो वो भी एक रिसर्च का विषय होगा। लेकिन निश्चित तौर पर बहुत सारी एक बड़ी पॉकेट ऐसी है जिस पर किसान आंदोलन का बहुत प्रभाव है और उसको ख़त्म करना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती वहाँ पर है। और अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उनके जो सपने हैं उनको बहुत बड़ी चोट लग सकती है वहाँ पर। इसी के साथ पंजाब को अगर जोड़ें, पंजाब में अलग है। पंजाब की क्योंकि बीजेपी के साथ, कैप्टन साहब भी बीजेपी के साथ वहाँ पार्टी, इसलिए थोड़ी स्थिति अलग है क्योंकि देखिए, जब आंदोलन शुरू हुआ तो वहाँ कांग्रेस की ही सरकार थी, आज भी कांग्रेस की सरकार है, जिसने किसान आंदोलन को अंदर खाते बहुत सपोर्ट किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बहुत सपोर्ट किसान आंदोलन के बहाने किया। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ये जो आंदोलन खत्म होने से पहले ही नई पार्टी बनानी पड़ी और अब वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है, जिसको पंजाब के लोग किसी सूरत में वोट देने की मूड में फिलहाल तो दिखाई देते नहीं। अब उसके साथ गठबंधन है, कांग्रेस मेन स्ट्रीम में है, चन्नी आम आदमी का चेहरा है, उधर से केजरीवाल जी एक अलग तरीके से चुनाव को मोड़ दिए हुए हैं। तो पंजाब की सिचुएशन अलग है और पंजाब इसलिए अलग है क्योंकि जो खिलाड़ी हैं उनकी भूमिकाएं बहुत अलग अलग तय हो रही हैं। तो यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ सिचुएशन अलग है। यूपी बहुत बड़ा स्टेट है और उसके चुनावी नतीजे तो तय करते हैं कि कौन सरकार बना रहा है, क्योंकि जो यूपी जीतता है वही देश में सत्ता चलाता है। तो यूपी, पंजाब और हरियाणा तीनों अलग अलग तरीके की। आम आदमी पार्टी की बात करें तो यूपी में इतने मतलब जोरों से नहीं हो रहा है, लेकिन पंजाब में काफी। देखिए, चुनाव कोई भी हो वो पैसे से लड़ा जाता है। मैं फिर वही डायलॉग करूंगा कि हमें नेता तो चाहिए महात्मा गांधी जैसा, लेकिन चुनाव लड़े अंबानी जैसा। ये जनता और नेता एक दूसरे के प्रतिरूप हैं। जनता अगर ईमानदार आदमी को पसंद करती है तो उसका खर्चा कम से कम करवाए। अब चुनाव लड़ने के लिए आप एक विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए 3-4 करोड़ रुपए लग जाते हैं। अब वो 3-4 करोड़ रुपए केजरीवाल जैसी छोटी पार्टी कहाँ से लाएगी? तो उनको तो ऐसी छोटी छोटी स्टेट में पहले होल्ड बनाना पड़ेगा, फिर जीतना होगा, फिर वहाँ से फंडिंग, फिर बड़े स्टेट में हौसला उनको जुटाना होगा चुनाव लड़ने का। तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं, दुनिया की सबसे अमीर पार्टी भी है और उसके मुकाबले में तो ये फिर कांग्रेस और ये सारे कहीं नहीं ठहरते हैं। मतलब आप उनके फंड्स को देखें, पूरे देश के 545-46 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें उनके आलीशान 3 स्टार बीजेपी के दफ्तर बन रहे हैं कि ये कांग्रेस वाले और ये दूसरी पार्टियां बेचारे कहाँ ठहरते हैं उनके सामने। तो संसाधनों के अभाव में फिर या तो वो इकट्ठा होकर नहीं लड़ें तो फिर छोटी छोटी ताकतों के रूप में खुद को विकास करें
और फिर इतना संसाधन जुटाएं कि लड़ें, तो ये इस राजनीति की कड़वी सच्चाई है। दोस्तों कुछ सवाल इसमें मेरे थे, कुछ जो कमेंट से आए, बाकी धर्मेंद्र जी। दोस्तों ये हमने कोशिश की है उन सवालों की तह तक जो इस किसान आंदोलन से उपजे थे। और जो हरिभूमि टीवी है, हम कल भी सनी और मैं चर्चा कर रहे थे, ये एक ऑर्डिनरी यूट्यूब चैनल की तरह नहीं है कि हम कहीं भी माइक लेकर खड़े हो गए, कुछ भी बोल दिया। हमारी कोशिश रहती है कि एक गंभीर चिंतन और एक किसी चर्चा को एक ऐसे स्तर पर लिया जाए कि हमारी जो बुद्धि है वो खुले, उस पर आदान प्रदान विचारों का हो। और हम इसलिए इस जो चैनल है इस पर आप जैसे बुद्धिजीवी और आप जैसे समझदार लोग जुड़ते हैं, तो आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, हम उनको पढ़ते हैं खुद। और कई साथियों के कमेंट ने होते हैं कि उनको फिर रिकॉर्ड करके भी हम कंप्यूटर में दर्ज करके रखते हैं कि फ़लाँ इशू पे ये काम आएगा। तो इस विषय पे ये हमारे जो विचार थे, और ये मेरा ओपिनियन है, मैं ज़रूरी नहीं कि सही हो सकता हूँ या सनी सही हूँ। दुनिया में कोई आदमी कंप्लीट नहीं होता है, कंप्लीट उसको बनाती है उसके सीखने की गति और विचारों का खुले मन से स्वागत। तो आपका जो विचारों का हम खुले मन से स्वागत करते हैं, और आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर किस किस तरह के कमेंट आते हैं, लेकिन आप अगर यहाँ के कमेंट पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में लोग मतलब यहाँ पर एक अच्छी माहौल आपने बनाने की कोशिश की है। तो इस मुद्दे पर भी आप, इन सवालों पर भी आप अपने कमेंट दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों मैं भी जानना चाहूँगा कि मैं कहाँ पर सही था और कहाँ पर गलत था, या मुझे किस में सुधार की ज़रूरत है, या सनी को किस में सुधार की ज़रूरत है। शुक्रिया, फिर कल मिलेंगे 8 PM में एक नए मुद्दे के साथ। शुक्रिया सनी, आपके सवाल का जो पूछने का तरीका था बहुत अच्छा था, और निसंदेह आप हरियाणा के, और अगर कोई सवाल रह जाए तो आप फिर भी कमेंट दोबारा कर सकते हैं, हम उस पर कोशिश करेंगे फिर से बात हो। शुक्रिया, नमस्कार। शुक्रिया।